नमल। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा था। एनेक्सी के बरामदे के आगे सब्ज़ार पे शाम फैल रही थी। उधर लॉन में चेयर्स रखी थीं और सदाकत अफ्तार के बर्तन लगा रहा था। दोपहर बारिश के बायस मौसम खुशगवार था। अमूमन इफ्तारी सब अंदर करते, मगर आज मेहमान थे जिनके बायस यहाँ घास पे एहतमाम था। सारा को ज़किया बेगम, अम्मल और नूर उनके आने से पजमुर्दा सी एनेक्सी खिल उठी थी। अम्मल, नूर, हन्ना और सैम बरामदे में नज़र आ रहे थे, जबकि सब्ज़ार पे रखी कुर्सियों पे ज़किया बेगम नुसरत से बातें करती दिखाई दे रही थी और जुमर के करीब बैठी सारा बिल्कुल चुप थी। उसने सुर्ख लान का जोड़ा पहन रखा था और सुर्ख दुपट्टा सर पे था। आंखें वीरान सी थीं। दरअसल मैं थर में फंस गई थी। कुछ काम बहुत गड़बड़ हो गए थे। मशीनरी वगैरह का मसला था। जल्दी नहीं आ सकती थी। पिछले हफ्ते वापस आई हूँ। ज़रा देर बाद उसने फिर से जुमर को वजाहत दी। इट्स ओके सारा, आप फ़ोन करती रहती थी, यही बहुत है। तभी जुमर ने देखा कि हाशिम चला आ रहा है। सारा की उसकी तरफ पुश्त थी। उसने नहीं देखा। वो गलबन अभी ऑफिस से लौटा था। सारा को देखते ही इधर आया कि गुड इवनिंग लेडीज़। मुस्कुरा कर मुखातिब किया तो सारा एकदम चौंक कर मुड़ी। हाशिम पीछे खड़ा था। ज़किया बेगम फ़ौरन उठी। वो उनसे अपना तारुफ करवा रही थी। सारा की रंगत ज़र्द पड़ती गई। पेशानी की रगें उभरने लगीं। आए हाशिम बैठे। नुसरत ने उसे कुर्सी पेश की। मैं रुकूंगा नहीं। डॉक्टर सारा को देखा तो चला आया। बहुत अरसे से आपसे और आपके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। कैसी हैं आप? सारा बमुश्किल खड़ी हो पाई। नज़रें हाशिम के चेहरे पे जा रुकीं तो अंदर कोई ज्वार भाटा सा पकने लगा। वारिस की पंखे से झूलती लाश, पोरज में गिरा सादी सुर्ख पानी। मैं ठीक हूँ। वो सामने आ बैठा तो सारा बैठी। साथ ही पर्स में हाथ डाला। अंदर एक नन्हा सा चाकू रखा था। बच्चे कहाँ हैं आपके? उसने इधर उधर देखा। जुमर ने हन्ना को आवाज़ दी। सारा बेबसी से जुमर को रोकना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। हुनैन, अमल और नूर को लिए बाहर निकली तो हाशिम को देखा, चेहरा खिल उठा। अस्सलाम वालेकुम। हन्ना ने मुस्कुरा कर सलाम किया। उसने भी उतने ही मुस्कुरा कर वालेकुम सलाम कहा। निगाहें मिली तो उनमें कोई राज छुपाने की एक एक्साइटमेंट थी। अब हन्ना के पास उसका ज़ाती सेल था जो फारिस अगले ही दिन ले आया था। उस पर पासवर्ड लगा था और अब उसे हाशिम के पैगामात मिटाने की ज़रूरत ना पड़ती। रोज़ ही बात हो जाती थी। कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। उसने हाथ बढ़ाया तो अमल और नूर शर्माती मुस्कुराती इस स्मार्ट और हैंडसम बंदे के करीब आई। सारा ने पर्स के अंदर चाकू पे गिरफ्त मजबूत की। उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था। सुर्ख होती आंखें हाशिम पे जमी थी। वो बारी बारी इन बच्चियों को प्यार कर रहा था। इससे स्कूल की पढ़ाई का पूछ रहा था। तभी ज़किया बेगम ने उसकी दिली कैफियत से यकसर बेखबर नुसरत से पूछा, शादी का कुछ पता चला? सारा की निगाहें हाशिम पे जमी रहीं। उसने अमल का नरम हाथ थाम रखा था और मुस्कुरा कर उसकी बातें सुन रहा था। शादी के जिक्र पे उसे जूं तक न रेंगी। सारा ने चाकू छोड़ दिया, पर्स पर से हाथ हटाया, फिर चेहरा नुसरत की तरफ मोड़ा। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने शादी के साथ ये किया। उसको गोलियां मारी, उसको मारा, फिर अस्पताल से गायब कर दिया। अमल कुछ बोले जा रही थी और हाशिम मुसलसल मुस्कुराते हुए उसको सुन रहा था। उसे अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नुसरत आपा, अब देखना उस शख्स ने जो आपके बच्चे के साथ किया है, अल्लाह उसकी अपनी औलाद को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेगा, उसकी अपनी आंखों के सामने। तो उसे पता चलेगा कि किसी के बच्चे का खून बहाना कितना दर्दनाक होता है। और सारा कनखियों से नज़र आता कि हाशिम करदार के चेहरे की रंगत एकदम मुतगय्यर हुई थी। मुस्कुराहट फीकी पड़ी। ऐसे नहीं कहते सारा, बच्चे सबके संजे होते हैं। ज़किया बेगम ने टोका था। हाशिम अमल की बात ख़त्म होते ही बमुश्किल चेहरे को नॉर्मल रखे उठ गया। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एक बरहम सी निगाह सारा पे डालकर जो ज़किया बेगम की तरफ मुतवज्जे थी और जुमर से ना रुकने पे माजरत करता आगे बढ़ गया। खामोश बैठी हुनैन का दिल भूज गया।
सारा बेहतर नज़र आ रही थी, जैसे दिल की कोई भड़ास निकली थी। घर आते ही हाशिम ने मोबाइल पे एक नंबर मिलाया। हाँ फरीद, ऐसा करो, औरंगज़ेब करदार के नाम की मस्जिद और मदरसे में ईद तक इफ्तारी मेरी तरफ से भिजवा दिया करो। पूरे एतमाद से भिजवाना, मेरी बेटी के नाम से। हाँ, सदक़े के तौर पे। नहीं, बीमार नहीं है, बस वैसे ही कॉल बंद करके उसे काफ़ी सुकून मिला। ये ठीक है, ऐसे सारे खाते क्लियर रहते हैं। कारोबार भी चलाओ और अल्लाह को भी खुश रखो। गुड। वीकेंड की शाम बिलाखिर आन पहुंची और नौशवान क्लब के लाउंज में एक काउच पे बैठा था। बार बार घड़ी देख रहा था। उसने ब्लैक ड्रेस शर्ट के आस्तीन ज़रा फोल्ड कर रखे थे और नीचे खाकी जीन्स थी। बाल कटवा कर उसकी स्पाइक्स बना रखी थी। वो काफ़ी फ्रेश और अच्छा लग रहा था। हेलो शेरू, वो सामने से चलती आ रही थी। उसे देखकर हाथ हिलाया। सफ़ेद टाइट्स पे एक कंधे के बगैर वाली शर्ट और गले में सिक्कों की माला, कोहनी पे टिका ब्रांडेड बैग। शहरीन मुस्कुराकर उसके साथ सोफे पे आ बैठी, टांग पे टांग चढ़ाई, पर्स दरमियान में रखा। सॉरी, मुझे देर हो गई, इतना ट्रैफिक था आज, फिर माँ को एक फंक्शन पे जाना था, उन्होंने मुझे भी देर करा दी। तुम कैसे हो? वो मुस्कुराते हुए साथ बैठा। अच्छा हूँ। लाहौर का ट्रिप कैसा रहा? बस थक गई। एक फंड रेजर था और एक सेमिनार था। तुम सुनाओ? गर्मी ज़्यादा हो गई है ना आजकल। चंद फिक्रों के बाद बातें जैसे ख़त्म हो गईं। खामोशी छा गई। करीब से गुजरती किसी लड़की ने शेरी को हाथ हिलाया तो उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। यहाँ सब उनको जानते थे। फिर शेरू की तरफ गर्दन मोड़ी। साथी को कुछ पता चला? और बस मानो सारा मूड वारद हो गया। नहीं, उसके अब्रू भींच के। वैसे तुम्हें क्या लगता है उसे किसने कैद कर रखा होगा या मार दिया होगा? तुमने देखा उसके पेज के 20,000 लाइक्स हो चुके हैं। ओ बेचारा, अफसोस है सर झटका। नौशरवान के लिए मज़ीद जब्त करना मुश्किल था। वो गोया खोल कर उसकी तरफ घुमा। शादी शादी शादी, जब भी हम मिलते हैं उस शादी के अलावा कोई बात नहीं होती आपके पास। वो मर कर भी हमारे बीच में क्यों है? भूल जाएं शादी को। मर गया शादी, जहन्नम रसीद हो गया शादी। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है उससे, मगर आप फिर उसको दरमियान में ले आती हैं। गुस्से से तेज़ तेज़ वो बोलता जा रहा था। इर्द गिर्द चंद लोगों ने गर्दनें उनके काउच की तरफ मोड़ी। शहरीन हक्का बक्का उसे देख रही थी। इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है? जान छुड़ाई? वो तुम्हारा दोस्त था इसलिए वो अटकी। नहीं था वो मेरा दोस्त, जहर लगता था मुझे। मैं खुश हूँ कि वो नहीं रहा। बात ख़त्म। क्या अब हम कोई और बात कर सकते हैं? दुरुस्ती से कहता वो पीछे को हुआ। नज़र एक लड़के पे पड़ी जो पूरा घूमकर उसे देख रहा था। काम करो अपना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसको भी चढ़ा। वो फ़ौरन खिसक लिया। फिर उन्हीं बरहम तासरात से शहरीन को देखा जो हनूज़ दम बहुत थी। मैं आपसे शादी के बारे में बात करने तो नहीं आता, फिर आप हमेशा मुझे यूं हर्ट क्यों करती हैं? ज़रा देर बाद ठंडे सांस लेकर बोला तो गुस्सा ज़रा कम था। शहरी ने झुरझुरी लेते हुए सामने देखा। ओके, आई एम सॉरी, तुम लोग अचानक उसके दुश्मन बन गए हो। मेरी मालूमात अपडेट नहीं थी। पहले हाशिम ने उसको अपनी पार्टी में बेइज्जत किया, सोनिया की सालगिरह याद आई, और अब तुम कह रहे हो कि खैर। गहरी सांस ली और उसको देखा तो चेहरे पे कदरे रुखाई दर आई थी। घड़ी सामने की। क्यों बुलाया था तुमने? कोई काम था? मुझे जाना है माँ को पिक करने। आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ मेरी बात का बुरा मान गई हैं। वो ज़रा नाराज़ हुआ। क्या नहीं मानना चाहिए? शेरी, क्या हम कभी अपनी बात नहीं कर सकते किसी तीसरे फर्द को दरमियान में लाए बगैर? शेरी ने चौंक कर उसे देखा। वो संजीदा नज़र आ रहा था। हमारे दरमियान कौन सी अपनी बात होती है? आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ? वो ज़रा आगे हुआ। चेहरे पे बेबसी धर आई। क्या हम कभी कभी यूँ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? मैं आपको पसंद करता हूँ और आप ये बात जानती हैं। शेरीन की आंखों में एकदम बेहद अचंभा उभरा। शेरू, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, तुम जानते हो, मगर तुम मेरे शोहर के छोटे भाई हो, साबिका शोहर के, और मेरी बेटी के अंकल हो। फिर तुम मुझसे उम्र में 11-12 साल छोटे हो। तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नरमी से उसे टोकती वो पर्स उठाने लगी। शेरू की आंखों में बेबसी के साथ दुख भी उभरा।
یہ باتیں بےمعنی ہیں۔ اوکے شیرو، بہت ہو گیا۔ آپ کے شائرین کی نگاہوں میں سختی اتر دی۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بےمعنی ہے۔ ہم رشتہ دار ہیں اور اچھے دوست بھی، مگر اس سے آگے کا مت سوچنا۔ مجھے بہت برا لگا ہے تمہارا یوں کہنا۔ ڈٹ کر بولتی وہ پرس اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ نوشروان پیچھے لپکا۔ پھر مجھے بار بار استعمال کیوں کیا؟ وہ غصے اور بے بسی سے بولتا اس کی تیز رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نرمی کا فائدہ کیوں اٹھایا؟ میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا باقی تمہارا ذہن کیا کیا گھڑ کر تمہیں دکھاتا رہا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی باہر جا رہی تھی۔ اگر میری جگہ یہ سادی کہتا تو مان لیتی آپ۔ تم دونوں ہی میرے لیے بچے ہو، اور وہ ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ میرا احترام کرتا تھا وہ باہر نکل گئی۔ کھلے لان میں اب وہ آگے جا رہی تھی۔ نوشروان رک گیا۔ بے بسی اور دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کو اتنا اچھا سمجھتی تھی تو میرے سامنے اس کو اتنا برا کیوں کہا؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا آپ کے لیے؟ وہ پیچھے سے چلایا۔ شائرین کے قدم رکے۔ وہ گھومی، ہاتھ کا چھجا ماتھے پہ بنا کر دھوپ کے باعث پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گلابی چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے غصے اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ اے لائف شیرو۔ وہ واپس پلٹ کر آگے بڑھ گئی، اس شے کو ذہن سے جھٹک دی جو نوشروان کے الفاظ اور انداز سے بتا رہے تھے۔ کچھ عجیب سا تھا اس کے سرخ بھبوکا چہرے پہ۔ اس وقت وہ کسی اعتراف سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر پہ گاہکوں کا معمولی رش تھا۔ ندرت کاؤنٹر کے ساتھ رکھی میز پہ کچھ بلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کا قول جو سارا اور بچیوں کے آنے سے ذرا چٹکا تھا پھر سے واپس پتھر بن گیا تھا۔ قریب سے جنید ٹرے اٹھائے گزر رہا تھا، تبھی راستے میں اچانک سے گل خان آ کھڑا ہوا۔ کیا ہے؟ جنید نے بدقت کوفت چھپائی۔ سادی کا لاڈلا 1 مہینہ پشاور میں گزار کر بالآخر واپس آ گیا تھا۔ جنید بھائی، یہ تم سادی بھائی کی پھوپھو کے لیے لے جا رہے ہو نا؟ ٹرے میں کافی کے مگ کی طرف سے اسے اشارہ کیا۔ یہ ہمیں دے دو، ہم لے جائے گا۔ دے دو بھائی۔ جنید نے ایک بے بس نگاہ ندرت پہ ڈالی جو بے نیاز بیٹھی کام کر رہی تھی، اور ٹرے اسے تھمائی۔ خود منہ نہ لگانا، ایسا کوئی مفت خورا سمجھ رکھا ہے تم نے ہمیں بھائی، لا حول ولا قوت۔ بگڑ کر کہتا ٹرے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ جب اوپر دروازے تک پہنچا تو نیچے جھانکا۔ جنید ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اس ریسٹورانٹ کی لذیذ کافی، اور ہونٹ صاف کرتے سنجیدہ چہرہ بناتے دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اگلا منظر سب کھلتا گیا۔ اوپر والا کمرہ اتنا ہی کھلا تھا جتنا نیچے ریسٹورانٹ تھا، مگر فرش خالی تھا۔ دیواریں شیشے کی تھیں جن کے پار اندھیرے میں جگمگاتے شہر کی بتیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بڑی میز پہ کاغذ اور فائلز بکھری تھیں۔ فارس پشت کیے کھڑا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا، ساتھ ہی کرسی پہ ٹانگ جمائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب سرمد شاہ کو دیکھنے کا وقت ہے، میرا خیال ہے۔ آہٹ پہ گردن گھمائی تو گل خان کو آتے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھایا۔ ارے گل خان، تم اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وہ سادی کی گمشدگی کے دنوں میں آ جاتا تھا، پھر درمیان میں مہینہ بھر نہ آیا تھا۔ فارس نے پلٹ کر بس ایک نظر ڈالی۔ باجی پشاور گیا ہوا تھا، ہمارا ابا کا چچا ذات بھائی مر گیا تھا، ہاتھ جلا کر کہتا وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا۔ وہ 12-13 سال کا پھولے سیب سے گالوں اور بھورے بالوں والا پٹھان لڑکا تھا۔ شلوار قمیض پہنتا اور پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھتا، سر پہ پشاوری ٹوپی پہنتی تھی۔ زمر جو بغور کافی کے مگ کو دیکھ رہی تھی، اس بات پہ نظریں اٹھائیں۔ بہت افسوس ہوا، ویسے یہ کافی بہت ٹیسٹی ہے نا؟ کپ لبوں سے لگاتے مسکرا کر پوچھا۔ گل خان نے بے اختیار تھوک نکلا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر بات بدلنے کی غرض سے جلدی سے بولا۔ باجی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ نیچے کسٹمرز ہوتے ہیں اور مجھے کام کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ اوپر والا ہال ویسے بھی ریزرویشن کے لیے بند پڑا تھا، سو بھابھی نے مجھے دے دیا۔ اچھا، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ سچ باجی، اس دن حیات آباد میں اپنے چاچے کی دکان پہ بیٹھا تھا تو ہمیں یاد آیا
जब साथी भाई खोया था और तुम इधर सारे मुलाजमों से पूछ रही थी कि भाई का किसी से झगड़ा था या दुश्मनी तो नहीं थी, तो वल्लाह बाजी उस दिन याद आया। एक दफ़ा भाई का इधर हल्का सा झगड़ा हुआ था। इस रेस्टोरेंट के बाहर की सिमत इशारा किया। वो जो दीवार पे लगी तस्वीर देखते कुछ सोच रहा था। चौंक कर गुलहान को देखने लगा जो जुमर के सामने बैठा बता रहा था। जुमर ने टांग से टांग हटाई और सीधी होकर बैठी, आंखें सुगेड़ी। किससे हुआ था झगड़ा? एक आदमी था, उसकी महंगी सी डब्बा गाड़ी थी, बहुत महंगी वाली। पता है उसकी गाड़ी की? झगड़ा किस बात पे हुआ था? फारिस ने टोका। हमारे ऊपर हुआ था। उस पठान हेलन ऑफ ट्रॉय ने फख्र से सीने पे हाथ मारा।